Hello everyone. Now I am going to start with the last topic of this unit, that is electrophoresis. Electrophoresis हम लोग इसमें कवर करेंगे इंट्रोडक्शन, देन वी विल गो फॉर द क्लासिफिकेशन कितने टाइप की है, और उसके बाद हम लोग एक एक टेक्नोलॉजी को एक्सप्लेन करेंगे जो कि सिलेबस में है. नाउ कमिंग टू द इंट्रोडक्शन फर्स्ट. इलेक्ट्रोफोरेसिस नाम से ही पता, नाम ही इसका जो है वो दो टर्मिनोलॉजी से बना हुआ है, इलेक्ट्रो एंड फोरोसिस. इलेक्ट्रो मीन्स होता है चार्ज पार्टिकल, यानी कि सब्सटेंस का जो चार्ज पार्टिकल है, ऐसा पार्टिकल जिसमें कोई चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज हो, निगेटिव चार्ज हो, राइट. इलेक्ट्रॉन टर्म जो है वो चार्ज पार्टिकल को डिनोट करता है. फोरोसिस यानी कि मूवमेंट, इट मीन्स चार्ज पार्टिकल का मूवमेंट. Now the term electrophoresis describe the migration of a charged particle under the influence of the electric field, right? क्या? The migration, the movement of flow of a charged particle under the influence of the electric field. यानी कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अप्लाई की जाए तो चार्ज मॉलिक्यूल जो है, चार्ज पार्टिकल है, उसमें मोशन शुरू हो जाए, वो माइग्रेट करना चालू कर दे, चलना शुरू कर दे. दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफोरेसिस. द माइग्रेशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोफोरेसिस. इट इज इंपॉर्टेंट है. क्यों? बिकॉज ऑफ दी जो हमारे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं. बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स क्या? आरएनए, डीएनए, प्रोटीन्स, न्यूक्लियोटाइड, पेप्टाइड्स, ये सारे जो हैं ये आयोनाइजेबल हैं, आयोनाइज्ड हो जाते हैं किसी भी पीएच पे. सो दीज मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट एज अ इलेक्ट्रिकली चार्ज स्पीसीज आइदर एज अ केटाइन और एनाइन. तो इनको सेपरेट आउट करना, इनको प्योरीफाई करना, इनको आइडेंटिफाई करने के लिए दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक, बिकॉज दीज पार्टिकल कंटेन्स आयंस, आइदर केटायन. दीज पार्टिकल्स बायोमोलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं हम, दैट इज आरएनए, डीएनए. किससे बने होते हैं आरएनए, डीएनए? न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड्स हम बोल सकते हैं, बेसिकली प्रोटीन, एमिनो एसिड्स जो हैं, ठीक है. दीज आर आइदर केटाइनिक और आयनिक. नाउ जो माइग्रेशन है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, वो किस पे डिपेंड करता है? द रेट ऑफ द माइग्रेशन ऑफ द चार्ज मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स. किस पे? डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपन दे रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा. साइज एंड शेप ऑफ द साइज एंड शेप. नेक्स्ट, आयनिक स्ट्रेंथ एंड द टेम्परेचर ऑफ द बफर. हमने जो बफर सॉल्यूशन लिया है, यानी कि जो इलेक्ट्रोलाइट है, जब माइग्रेशन कराना है, आप जैसे सेल पढ़ते हो, सेल में क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट होता है, एनोड एंड कैथोड लगे होते हैं, इलेक्ट्रोड्स होते हैं, तभी माइग्रेट होता है जब हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं. यहाँ पर भी ऐसे ही होगा. तो आयनिक स्ट्रेंथ कितनी है, टेम्परेचर कितना है बफर सॉल्यूशन का, उस पर भी डिपेंड करेगा कैटायंस का मोशन, एनायंस का मोशन, या हमारा जो बायोमोलिक्यूल है उसका मोशन डिपेंड करेगा आयनिक स्ट्रेंथ एंड टेम्परेचर ऑफ द बफर पे. मॉलिक्यूलर साइज ऑफ अ टेकन बायोमोलिक्यूल विल आल्सो अफेक्ट द माइग्रेशन. बड़ा होगा, स्लोली मूव करेगा. बड़ा मॉलिक्यूल अगर है हमारा, बायोलॉजिकली मॉलिक्यूल्स लिया है हमारा, उसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है, साइज बड़ा है, तो ऑब्वियसली मूवमेंट स्लो हो जाएगा उसका. और अगर स्मॉल साइज का हमारा पार्टिकल है तो जल्दी मूव करेगा. सो द मॉलिक्यूलर साइज ऑल्सो अफेक्ट द माइग्रेशन रेट ऑफ द मॉलिक्यूल्स या चार्ज आयन. Net charge density of taken biomolecules and the shape of the taken biomolecules. So these are the factors which affect the rate of migration of the charged molecules. Now in the process जो भी हमारा इलेक्ट्रोफोरिक प्रोसेस हो रहा है, इलेक्ट्रोफोरोसिस प्रोसेस हो रहा है, the large molecule, यहाँ पर मैंने आपको बताया molecule size also affect. तो जो लार्ज मॉलिक्यूल है उसको
मूव करने में डिफ़िकल्टी होगी वाया द सपोर्टिंग मीडिया। जो हम स्टेशनरी फेज ले रहे हैं, जो सपोर्टिंग मीडिया ले रहे हैं, जैसे कि अगर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की बात करें तो वहाँ पर जेल हम यूज़ करेंगे। वी विल सी फर्दर कि कितने टाइप के होते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो एक सपोर्टिंग मीडिया है या फिर बफर है, वो एक सपोर्टिंग मीडिया का काम कर रहा है यहाँ पर, तो माइग्रेट करने में डिफ़िकल्टी होगी अगर हमारा मॉलिक्यूल बड़ा होगा। तो मोबिलिटी, जो मूवमेंट है वो कहलाती है इलेक्ट्रोफोरिक मोबिलिटी। आयंस की जो मोबिलिटी है इलेक्ट्रोलाइट या बफर के अंदर, जिस रेट से वो मूव कर रहा है, जिस रेट से वो माइग्रेट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफोरिक मोबिलिटी। अगर हम इलेक्ट्रोफोरिक मोबिलिटी को डिफाइन करते हैं तो इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इन 1 सेकेंड अंडर द पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ अ 1 वोल्ट, या फिर we can say that it is defined as the rate of migration centimeter per second per unit field of the strength volt or centimeter. It is represented by mu is equal to q upon 6 pi r eta, where mu that is electrophoric mobility, q is the net charge on the ion, जो biomolecule लिया हुआ है उसका charge, net charge on the ion, r is the ionic radius of the solute, ionic radius कितनी है solute की वो, and eta is the viscosity of the medium. Different component in a mixture will have different electrophoric mobility and hence they can be separated out. जितने भी कंपोनेंट है x, y, z, जितने भी कंपोनेंट हैं वो सब की इलेक्ट्रोफोरिक मोबिलिटी अलग अलग होती है। किसी भी दो कंपोनेंट की इलेक्ट्रोफोरिक मोबिलिटी सेम नहीं होती है। सो दे कैन बी सेपरेटेड अकॉर्डिंग टू देयर electrophoric mobility. The factor which affect, that is the electrophorility को जो affect करेंगे, that is the charge of the sample. Higher the charge, greater will be the electrophoric mobility. The charge depends upon the pH of the media. Size of the sample, as you can see, electrophoric mobility is inversely proportional to the r, radius, right? The radius अगर छोटा है तो मोबिलिटी ज़्यादा होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ये, ठीक है। Sample and size of the molecule. The globular protein will travel faster than the fibrous protein. Circular form में होगा, easily move करेगा, rather than the square और triangle shape का अगर molecule होगा तो वो speed उस move करने में problem होगा. So the shape also, यहाँ पर electrophoresis में shape क्या है sample का वो भी affect करेगा molecular electrophoric mobility के लिए. Now coming to the type of electrophoresis. Electrophoresis is broadly classified into a two category, frontal electrophoresis and zone electrophoresis. Frontal electrophoresis further divided into a two category, micro electrophoresis and moving boundary electrophoresis. एक एक करके हम लोग देखेंगे बाद में, पहले क्लासिफिकेशन देखते हैं. Micro electrophoresis and the B1 is the moving boundary electrophoresis. Moving boundary electrophoresis is further categorized into a four categories, that is capillary electrophoresis, icrostatic electrophoresis, isoelectric focusing and immunoelectrophoresis. The second broad category of the electrophoresis is the zone electrophoresis, where paper electrophoresis and the gel electrophoresis is the most common. Then the C1 is the thin layer electrophoresis, which and the another one is a cellular acetate electrophoresis, जो कि बहुत कम यूज़ होती है आजकल, cellular acetate electrophoresis. एक एक करके देखते हैं. फर्स्ट हम देखेंगे frontal electrophoresis. Frontal यानी कि फ्री इलेक्ट्रोलाइट, नाम से ही पता है फ्री इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि जो भी यहाँ पर सेपरेशन हो रहा है सपोर्टिंग मीडिया के थ्रू नहीं हो रहा है, सिंपल इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास प्रेजेंट है जहाँ पर मॉलिक्यूल ट्रैवल करेंगे और अपने आप को सेपरेट आउट करेंगे. तो फ्री इलेक्ट्रोलाइट इज टेकन इन प्लेस ऑफ द सपोर्टिंग मीडिया. कोई भी सपोर्टिंग मीडिया यानी कि जेल या फिर एब्जॉर्बेंट कुछ भी यहाँ यूज़ नहीं किया है, इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया है. इलेक्ट्रोलाइट जो है फ्रीली सॉल्यूशन है, फ्री इलेक्ट्रोलाइट है. द सेपरेट द चार्ज पार्टिकल रेंजिंग फ्रॉम द मॉलिक्यूलर टू द सेलुलर डायमेंशन तक के मॉलिक्यूल्स को अपन सेपरेट कर सकते हैं. फ्रॉम वी कैन सेपरेट द मॉलिक्यूल फ्रॉम द मॉलिक्यूलर टू द सेलुलर डायमेंशन अकॉर्डिंग टू द electrolytic mobility
और द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट PI या आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के अकॉर्डिंग हम इसको सेपरेट आउट कर सकते हैं। अब आती है बात कि व्हाट इज आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट इज दैट pH जहां पर प्रोटीन कैरीज अ जीरो चार्ज, मीन्स व्हेन देयर इज अ, जो प्रोटीन है, प्रोटीन जब जीरो चार्ज ले यानी कि न्यूट्रल हो, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज अ आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। अमीनो जो प्रोटीन है वो बना होता है आपका अमीनो एसिड का। अमीनो एसिड इज पॉजिटिवली एंड निगेटिवली चार्ज, ठीक है। व्हेन there is a formation of a jitter ion, a ion which carries the positive and negative charge both in the same molecule and which is neutral in the nature। कब जो अमीनो एसिड जब न्यूट्रल हो एट सर्टेन pH पे, तब वो कहलाता है जिटर आयन, एंड दैट पॉइंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। जब प्रोटीन जो है आपका जीरो हो, न्यूट्रल हो, कोई भी उसमें पॉजिटिव या निगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ना हो, ना चार्ज ना हो, ऐसा पॉइंट जहां पर कोई भी चार्ज प्रोटीन ना कैरी करे, राइट। प्रोटीन क्यों नहीं कैरी करेगी? प्रोटीन इज मेड अप ऑफ द अमीनो एसिड, और अमीनो एसिड पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज दोनों तरीके की होती हैं, पॉजिटिव अमीनो एसिड एंड न्यूट्रल निगेटिव अमीनो एसिड। एक ऐसा पॉइंट जहां पर अमीनो एसिड दोनों चार्जेस इकट्ठा करते हैं, दोनों चार्जेस को कैरी कर रहे हैं, पॉजिटिव भी और निगेटिव भी, वो आयन कहलाता है जिटर आयन, और जो पॉइंट है वो कहलाता है आपका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। इसके अकॉर्डिंग हम सेपरेट करेंगे अपना जो प्रिंसिपल है माइक्रो इलेक्ट्रोफोरेसिस का, ठीक है। अब आते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं। तो जो इंस्ट्रूमेंट है दैट इज प्रिपेयर, ये जो आपका माइक्रो इलेक्ट्रोफोरेसिस इंस्ट्रूमेंट है, इसमें आपको दिख रहा है कि सिंपल 2 चैम्बर का बना हुआ है। द apparatus इंक्लूड अ कैपिलरी सेल, कैपिलरी सेल है पतला, एंड 2 चैम्बर दैट इंक्लूड्स द इलेक्ट्रोड्स as a cathode, one will work as a cathode and anode, and the microscope is also there. This is the microscope, microscope fix है which will observe the motion of the particles, charge particles के motion को represent करेगा। Apparatus is filled with the dilute suspension. The close it, we will close the lid after adding a sample, जिसको हमें सेपरेट आउट करना है सैम्पल लोड करने के बाद इलेक्ट्रोलाइट में, यानी कि सस्पेंशन डालने के बाद, और डायरेक्टली हम एक करंट अप्लाई करेंगे, वोल्टेज अप्लाई करेंगे। वोल्टेज अप्लाई करने के बाद क्या होगा? देयर विल बी अ मूवमेंट ऑफ अ charge particle, and that movement will be detected by the microscope, and we will find out the we will find out the mobility of the ions. The next one is the moving boundary electrophoresis. Moving boundary electrophoresis also come under the frontal electrophoresis. यहाँ पर भी कोई भी solid media या supporting media नहीं use होगा, simple electrolyte will be used. So if we see the apparatus, again here U shape apparatus has been used. U shape का apparatus है जिसमें 2 limbs हैं, both carries the electrolyte. electrolyte के साथ साथ इन दोनों limbs पे एक जगह anode and the another limb is carried with the cathode. बफर सोल्यूशन हमने इसमें फिल कर रखा है। बफर सोल्यूशन कैन बी फिल्ड विद द आर्म्स और फिल किया हुआ है, एंड नॉट द सैंपल विल बी अप्लाइड। सैंपल हम किसी भी आर्म के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं या फिर हम बॉटम से इसमें इंसर्ट कर सकते हैं, बॉटम प्लेट से। जब सैंपल को इंक्लूड कर देंगे, सैंपल ऐड कर देंगे, देन विल पुट अ लीड ऑन दैट, लिड लगा देंगे, एंड वी विल प्लेस दैट apparatus at the constant temperature at 40 degree. Detection of this and the voltage we will apply. After the applying the voltage, the detection is done by the measuring the reflective index throughout the solution. Advantages क्या है? Biological active fraction can be recovered without the use of denaturing agent, and in a very less concentration 0.05 मिलीग्राम पर ml के सैंपल भी हम इससे डिटेक्ट कर सकते हैं। बट इट इज़ नॉट अ कॉमन लैब टेक्निक। कॉमन लैब टेक्निक में अपन इसको यूज़ नहीं कर सकते। रीज़न, जो रीज़न इसका है दैट इज़ कि रिजोल्यूशन बिटवीन द डिफरेंट पॉपुलेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स, जो बैंड्स हमारे विजिबलाइज हो रहे हैं, दैट कैन बी लॉस्ट ड्यू टू द फ्लूइड मोशन।
फ्लूइड का जो मोशन हो रहा है जिसकी वजह, और हम उसके रिफ्लेक्टिव इंडेक्स डिटेक्ट कर रहे हैं, दैट विल बी अ वेरी टाइडियस प्रोसेस ऑल्सो। जब तक हम उसको मेज़र करेंगे तब तक हमारे जो बैंड है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। डिस्टर्ब क्यों हो जाते हैं? बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ द लिक्विड, फ्लूइड मोशन होने की वजह से। तो फिजिकल डिस्टर्बेंस हो जाता है, वेव इंड्यूस हो सकती हैं उसमें थर्मल कन्वेक्शन की वजह से, वो हमारा जो सैंपल है, जो बैंड हमारा रिजल्टेंट बैंड आ रहा है वो डिस्टर्ब हो जाता है। बहुत ही प्रिकॉशनली हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ नॉट अ गुड टेक्निक नाउ द डे टू यूज़ इन द यूज़। सो इट इज़ यूज फॉर द क्वांटिटेटिव एनालिसिस फॉर द कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ द मैक्रोमोलिक्यूल्स, प्रोटीन्स के लिए। आउटडेटेड टेक्निक है, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बहुत प्रिकॉशन की ज़रूरत है, इस वजह से इसको आजकल कम यूज़ की जाती है। एंड नाउ द डेज दिस आर यूज फॉर द नॉन बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं टूवर्ड्स द कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरोसिस। कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरोसिस नाम से ही पता चल रहा है, कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरोसिस मीन्स कि आपका जो चार्ज पार्टिकल का मूवमेंट है विच इज़ ड्यू टू द हेल्प ऑफ द कैपिलरी। कैपिलरी के थ्रू हम इसको मूव कराएंगे। एक एपरेटस हम देखते हैं पहले, उसके बाद समझते हैं। ये जो हमारा एपरेटस है, सिंपल हमारे पास दो वायल्स हैं, इनलेट वायल एंड आउटलेट वायल। ये वायल जो है दोनों कनेक्ट है, आपस में इसको कनेक्ट किया गया है एक कैपिलरी के थ्रू। इसी रीजन से इसको बोला जाता है कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरोसिस। जो हमारा सैंपल होगा वो इस कैपिलरी के थ्रू रन करेगा। कैपिलरी के थ्रू रन करने की वजह से ही इसको बोला जाता है कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरोसिस। सैंपल में हमारे पास ये जो है आपका इनलेट, ये हमारा काम करता है, इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं, एक हमारा काम करेगा एनोड की तरह, और ये जो दूसरा हमारा आउटलेट है दैट इज वर्क एज अ यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड है वो काम करेगा एज अ कैथोड। इसको हम बोल सकते हैं सैंपल आपका इनलेट या फिर रिजर्व वायर, और यहाँ पर इसको हम बोल सकते हैं डेस्टिनेशन वायर। और ये जो सिस्टम है, यहाँ पर एक वोल्टेज अप्लाई करने के लिए वोल्टेज जो पावर सप्लाई दी गई हुई है। इसके अलावा इस कैपिलरी के पास यहाँ पर हमारे पास एक जो है डिटेक्टर लगा हुआ है, डेटा एप्लीकेशन सिस्टम, जहाँ जो कि कनेक्टेड है कंप्यूटर के थ्रू। डिटेक्टर लगा हुआ है जिसका आउटलेट है हमारे पास कंप्यूटर पे, जो डिटेक्ट करेगा इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ। और ये जो डिटेक्टर है ये होगा टूवर्ड्स द कैथोड के साइड। ये डिटेक्टर जो कंप्यूटर पे हमारा आएगा दैट इज कॉल्ड ग्राफ के फॉर्म में आएगा, दैट इज कॉल्ड जो ग्राफ होगा टाइम वर्सेस एब्जॉर्प्शन के बीच में ग्राफ होगा, और कुछ इस तरीके से ग्राफ रिप्रेजेंट करेगा मॉलिक्यूल 1 2। जिस तरीके से मॉलिक्यूल सेपरेट होंगे उस तरीके से ये हमारे पास एब्जॉर्प्शन वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हुए पीक्स हमारे पास देता चला जाएगा। अगर पहला कंपोनेंट सेपरेट हुआ है तो फर्स्ट पीक, फिर दूसरा मॉलिक्यूल सेकेंड, इस तरीके से आएगा। और ये जो एरिया है, दिस एरिया जो ग्राफ का एरिया है, दिस एरिया ऑफ अ पीक इज कॉल्ड एज द कंसंट्रेशन ऑफ अ सैंपल और द आयन और द सोल्यूट, आप कह सकते हो, वो डिपेंड करेगा। और इस पूरे ग्राफ को, जो ग्राफ निकल के आ रहा है हमारे पास, इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोफोरोग्राम। तो क्या करते हैं हम, कैपिलरी ऑफ अ नैरो बोर ट्यूब है, आपने देखा कैपिलरी है, इज एम्प्लॉयड टू सेपरेट द सैंपल बेस्ड अपॉन द साइज अपॉन चार्ज रेशियो। सेपरेशन ऑफ एनालाइट आयन is preferred in an electrolyte solution, क्योंकि हम लोगों ने देखा आपने कि इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन डाल रखा हुआ है। द एंड ऑफ द कैपिलरी जो है, कैपिलरी को दोनों को कैपिलरी से अटैच किया गया हुआ है, जिसको फ्यूज सिलिका कैपिलरी के थ्रू बना हुआ है वो। द एंड ऑफ द कैपिलरी इज मर्ज इनटू अ वायर्स इनलेट एंड आउटलेट फिल्ड विद द इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन which contain a electrode connecting a high voltage supply. The sample solution is introduced in a capillary as a small plug by applying a pressure or the voltage, या तो हम हाइड्रोडायनेमिक इंजेक्शन या फिर इलेक्ट्रोकाइनेटिक इंजेक्शन से अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्टली वी विल मर्ज द सैंपल इनटू अ कैपिलरी। नाउ how the separation will be occur? So separation principle जो होगा, when the high voltage is applied,
that is 55 to 30 kilovolt is applied across the capillary. Zone of the electrolyte is formed due to the different electrophoric mobility of the ionic species and migrate towards the outlet of the capillary. और आउटलेट की तरफ मूव करेगा, जो कि डिटेक्शन जो हमारा डिटेक्टर लगा हुआ है वो उसको डिटेक्ट करते हुए हमारे उस पर डाटा सिस्टम पे एनालाइज करता चला जाएगा. अब बात आती है कि प्रिंसिपल ये कैसे सेपरेट हो रहा है. तो ये सेपरेट हो रहा है इलेक्ट्रोऑस्मोटिक फ्लो और इलेक्ट्रोफोरिक मोबिलिटी के द्वारा. इलेक्ट्रोऑस्मोटिक फ्लो क्या होता है? मूवमेंट ऑफ अ बल्क सोल्यूशन इज कॉल्ड एज अ इलेक्ट्रोऑस्मोटिक फ्लो. मूवमेंट ऑफ अ बल्क या मूवमेंट ऑफ अ बफर सोल्यूशन थ्रू द सिलिका कैपिलरी एज अ रिजल्ट ऑफ अ जीटा पोटेंशियल एट द सॉल्वेंट सिलिका इंटरफेस. जो हमारी कैपिलरी बनी हुई है, इस कैपिलरी का अगर हम क्रॉस सेक्शन काट के देखें तो हमारी कैपिलरी कुछ इस तरीके से बनी हुई है. ठीक है, जो कैपिलरी का इनर डायामीटर है दैट इज ऑफ अ 10 to 100 माइक्रोमीटर्स. ठीक, और ये जो बाहर की लेयर है दैट इज प्रोटेक्टेड विद द एमाइड पॉलीएमाइड कोटिंग. और ये जो अंदर की लेयर है, ये जो अंदर वाली जो लेयर है दैट इज मेड अप ऑफ सिलिकॉन, SiOH. सिलिका की 4 वैलेंसी होती है. जब सिलिका की 4 वैलेंसी में से एक OH आ जाता है, जब सिलिका की 4 वैलेंसी को OH से सेटिस्फाई किया जाता है दैट इज कॉल्ड एज सिलिकॉन. अब जब सिलिकॉन ग्रुप लगा होता है इसके अंदर, ये सिलिकॉन ग्रुप जो है वो न्यूट्रल होता है, काम नहीं करता है, तो हमारे लिए इफेक्टिव नहीं है. इसको हमें क्या करना पड़ेगा? अपने सैंपल लोड करने से पहले इसको आयोनाइज्ड करना है. आयोनाइज करने के लिए हम क्या करेंगे? इसको डिसॉल्व करेंगे किसी बफर सोल्यूशन में. एक बफर सोल्यूशन लेंगे या फिर KOH ले सकते हैं या NaOH ले सकते हैं. ठीक है, जिसका pH जो है ग्रेटर देन 3 होना चाहिए. जब हम इसको आयोनाइज्ड करेंगे तो इट विल कन्वर्ट इनटू अ सिलोनेट. O जो H आयन है वो रिमूव करा देंगे. कैसे? डीप्रोटोनेशन करा देंगे. डीप्रोटोनेशन कराने के लिए वी विल इंक्रीज द pH ऑफ द सॉल्यूशन. pH बढ़ाते चले जाएंगे. तो pH अगर सपोज एसिडिक pH है, pH 3 या 4 है, देन देयर विल बी अ प्रोटॉन कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी एंड देयर विल बी अ OH सिलिकॉन फॉर्म में रहेगा वो. जैसे जैसे हम इसका pH बढ़ाते चले जाएंगे न्यूट्रल आएगा. न्यूट्रल होने के बाद इट विल कन्वर्ट इनटू अ आयोनाइक फॉर्म. जैसे pH 7 के बाद आएंगे, pH 9, pH 10 पे आते जाएंगे तो इट विल कन्वर्ट इनटू अ सिलोनेट. अब जब ये सिलोनेट बन जाएगा तो यहाँ पर माइग्रेशन स्टार्ट होना शुरू. ये क्या है? ये माइग्रेट होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, आयंस को माइग्रेट कराने के लिए. अगर हमारे पास ये एक कैपिलरी में आयन है, ये सपोज हमारा एनालाइट है, न्यूट्रल एनालाइट है, ये क्या करेगा? ये इलेक्ट्रोऑस्मोसिस के बाद जब मोबाइल फेज में आएगा, इलेक्ट्रोमोबिलिटी के लिए आएगा, तो ये हमारा H यह हो गया आपका A+, यह हमारा कैथोड, यह हमारा एनोड, यहाँ पर A-, A2- एंड सो. तो हमारे पास जो सबसे पहले ये A2 वाला आयन है, A2+ चार्ज वाला आयन है, ये सबसे पहले मूव करके जाएगा क्योंकि इसके पास ज़्यादा कैटायंस है. ये मूव करेगा सबसे पहले कैथोड की तरफ, क्योंकि कैथोड हमारा क्या है? निगेटिव है. अट्रैक्ट करेगा तो पॉजिटिव चार्ज ये अट्रैक्ट करेगा. दूसरा जो माइग्रेट होगा वो हमारा होगा A1-. ये A1- और इस A1- में क्या अंतर है? ये क्यों मूव करेगा? क्योंकि ये स्मॉल इन साइज है और ये बड़ा है इन नेचर में. जो मॉलिक्यूल छोटा होगा वो जल्दी ट्रेवल करेगा एज कंपेयर टू द लार्ज मॉलिक्यूल, और इनका जो सेपरेशन होगा दैट इज ड्यू टू द इलेक्ट्रोफोरिक मूवमेंट, यानी कि सेपरेशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल होगा. जैसे कि पहले में भी हम लोगों ने देखा, म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द size of the charge particle. Now, different ion can be separated when there is a charge into size ratio difference. Before reaching the end of the capillary, the separated analyte band are detected directly through the
कैपिलरी वॉल जो कि डिटेक्टर्स के थ्रू एज द इलेक्ट्रोफोरोग्राम की जगह डेवलप होता चला जा रहा है. नाउ कमिंग टू द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. हाई एडवांटेजेस की बात करें तो हाई सेपरेशन एफिशिएंसी है, शॉर्टर एनालिसिस टाइम है, लो सैम्पल कंटेंट रिक्वायर्ड है, इलेक्ट्रोलाइट कंजक्शन भी बहुत कम है, लो वेस्ट है, ईजी टू ऑपरेट है. राइट. नाउ कमिंग टू द डिसएडवांटेजेस की बात करें, ड्यू टू द स्मॉल डायमीटर ऑफ अ कैपिलरी ट्यूब, द हीट इज डिस्पैच दैट कॉज द इंक्रीज डिफ्यूजन, रिजोल्यूशन इज नॉट ऑलवेज प्रॉपर. हीट ज़्यादा होने की वजह से कैपिलरी के जो साइज़ है बहुत ही नैरो है, डायमीटर बहुत छोटा है, जिसकी वजह से हीट डिसिपेट होने लगती है एंड देट कॉज अ डिफ्यूजन. दैट रीज़न इस रीज़न की वजह से जो रिजोल्यूशन है, जो हम सेपरेट कर रहे हैं अपने कंपोनेंट को अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ अ मॉलिक्यूल्स, साइज ऑफ द चार्ज पार्टिकल और कैटायंस और एनायंस, दैट इज नॉट ऑलवेज प्रॉपर. वी कैन नॉट से 100% श्योर विद दिस सब्सटेंस. द नेक्स्ट वन इज जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस. Zone electrophoresis, it involves the migration of the charged particle on the supporting media. Supporting media paper, cellulose, acetate membrane, starch gel, polyacrylamide ले सकते हैं. The components separated are distributed into a discrete zone on the supporting media. The supporting media is saturated with the buffer solution. Small volume of the sample is applied as a narrow band at the end of this strip. Component migrate at the rate of a different rate determined by its electrophoric mobility. Produced zone are physically separated from one another. For an example, paper electrophoresis, जहाँ पर वॉटमैन पेपर को एज एन स्ट्रिप लिया गया है, वॉटमैन फिल्टर पेपर लिया गया है, स्ट्रिप लेके दो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट की ग्लास वेसल्स हैं उनमें डिप करके यूज़ किया गया, सेपरेट किया गया बाय अप्लाइंग अ वोल्टेज. पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस 2 टाइप्स के हैं, हॉरिजेंटल और वर्टिकल, दोनों यूज़ कर सकते हैं. नाउ कमिंग टू द एडवांटेजेस, इकोनॉमिकल है, इजी टू यूज़ है. डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इट इज़ वेरी टाइम टेकिंग, अराउंड 40 to 60 आवर्स की ज़रूरत होती है, सो इट इज़ अ टाइडियस प्रोसेस. एप्लीकेशन, सीरम एनालिसिस फॉर द डायग्नोसिस पर्पस के लिए, मसल प्रोटीन, एग प्रोटीन, मिल्क प्रोटीन, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन को एनालाइज करने के लिए यूज़ किया जा सकता है इसको. Certain components such as protein, hydrolytic molecules cannot be resolved due to the different proteins, snake and insect venom can be also analyzed by these technique, this electrophoric technique. This was all about the electrophoric techniques. The gel electrophoric technique will be continue into the next lecture. Thank you.